अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है उसमें जो सबसे बड़ी सियासी अपोजिशन जमात है उसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कह रहे हैं कि अब अडयाला जेल की मुलाकात के लिए भी पार्टी को भीख मांगनी पड़ रही है। मालूम नहीं ये अल्फाज उन्होंने क्यों इस्तेमाल किए, मगर लग ये रहा है कि जैसे पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने हिम्मत हार दी है, पार्टी ने हिम्मत हार दी है, हथियार फेंक दिए हैं और अब हुकूमत से मुज़ाकरात की भीख और मुलाकात की भीख मांगी जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी लाहौर की जो सीट थी वो पक्की हो गई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तकरीबन 2 साल के बाद नवाज शरीफ साहब की लाहौर से जीती हुई सीट को जायज़ करार दे दिया है, मगर तकनीकी बुनियादों पर यह मामला है क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब बैरिस्टर ज़मीर हुसैन घुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खरल साहबा, वज़ीर ममलकत बराए माहौलियाती तब्दीली, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोहरे नायाब चेयरमैन पार्टी पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक नया बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि हर मंगल को यहाँ आता हूँ अडयाला जेल, लेकिन अफसोस के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। तो अब नौबत वज़ाहिर भीख मांगने तक आ गया। आइए सुनते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान असल में क्या कह रहे हैं। इतना जरूर कहूंगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मर्तबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं। बहुत हो गया है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उस के हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। तो जनाब डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके चेयरमैन हैं, कह रहे हैं कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब हम भीख मांग रहे हैं मुलाकात की। इसमें अपने लोगों का भी हाथ है। तो क्या हथियार फेंक दिए पीटीआई ने? देखिए, ये गौहर साहब ने कहा है, आप इसकी वजाहत गौहर साहब से ले। आपके लीडर हैं, आपके चेयरमैन हैं, बिल्कुल आप उन्हें डिफेंड नहीं करेंगे? रिस्पेक्ट अपनी जगह। मैं बाज़ चीज़ों को डिफेंड नहीं करता क्योंकि मेरा मौक़िफ़ है, उसे ये ज़िद के मोहब्बत की भीख मैं मांगू, मुझे ये ज़िद के तकाजा मेरा उसूल नहीं। तो आप गए अडयाला जेल, कितनी बार गए आप? मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, लेकिन वहाँ जाके अगर नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भीख मांगूंगा। ये मेरा हक है, मैं अपना हक मांगूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। भीख में और हक में फ़र्क है। सो आई विद ड्यू रिस्पेक्ट डिफर्स विद द वर्ड्स। अच्छा, काम वही है लेकिन अल्फाज का सर, अल्फाज के बड़ा हर लफ्ज़ का एक मफहूम होता है। हालात वही है लेकिन हर लफ्ज़ का एक मफहूम होता है। उस मफहूम के मुताबिक मेरे लिहाज से आई एम सॉरी, आई कैनॉट डिफेंड दिस थिंग। दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आई कैनॉट डिफेंड इट एंड आई विल नॉट डिफेंड इट। क्यों? मैं भीख नहीं मांग रहा, ये मेरा हक है, ये मुझे आइन हक देता है। और अगर कोई ये नहीं दे रहा मुझको मेरे आइन का हक, उनकी बहनों को उनको नहीं दे रहा, चलो मैं तो पॉलिटिकल हूं, आप कहते हो पॉलिटिकल नहीं है, उनकी बहनों को उनका हक नहीं दे रहे, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे, वो लोग गलत काम कर रहे। और अगर आज कोई शख्स किसी भी तरीके से इस चीज को डिफेंड करता है तो वो, इसका मतलब है वो आइन की खिलाफ वर्जी को डिफेंड करता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में आज हर जो काम गलत हो रहा है, चाहे वो जुडिशरी के साथ, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, वो टेक्निकली वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। तो आप अपने चेयरमैन के इस बयान की मजम्मत करते हैं? मैं उनसे एग्री नहीं करता और मैं समझता हूं कि उनको ये लफ्ज भीख कर नहीं बोलना चाहिए था। लेट मी पुट इट लाइक दिस। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इसी को बहुत डिफरेंट तरीके से फर्मली कह सकता था और मैं इसी बात को इस तरीके से कहता कि मुझे ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल किसी वीक फुटिंग पर नहीं है, किसी भी लिहाज से वीक फुटिंग पर नहीं है। मैं क्यों अपने अल्फाज के अंदर लीडर जेल में
मफरूर हैं, सजा याफ्ता हैं, सर मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी 1980s में पीपल्स पार्टी अल जुल्फिकार के नाम से मशहूर थी। एक जहाज अगवा हुआ था, उसमें एक ब्यूरोक्रेट को मार दिया गया था। क्या ये लोग अल जुल्फिकार थे? बेनजीर भुट्टो साहिबा को क्या पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान के वो क्या कह सकते हैं, डेंजरस टू पाकिस्तान नहीं करार दिया गया था? क्या वो थी? ये चीजें आती रही हैं, होती रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया? डील किसके साथ? 88 में। आप करेंगे? मैं एक बात बता देता हूं। मेरी नजर में 88 में बेनजीर ने कोई डील नहीं की थी। बेनजीर वो मेरे नजर में वो एक वो था जिसमें शायद बेनजीर मैरिट पर थी, वो आई थी, उसको कहीं थोड़ा सा और हेल्प मिल गया। देखिए, एक ही हो जाता है कि आप मेरिट पे हैं, आपने 95% स्कोर किया, मैं 5% आपको दे देता हूं, दैट डजंट मीन यू आर नॉट ऑन मेरिट। लेकिन जब आप 17 नंबर लेते हो और 17 नंबर को मैं 195 नंबर बना देता हूं, दैट इज रॉन्ग। दैट्स लाइक अ गुड कॉस्मेटिक सर्जन। नहीं, दैट्स नॉट लाइक दैट्स लाइक अ पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ। ठीक है गुमरो साहब, क्या लगता है ये जो भीख का लफ्ज इस्तेमाल किया बैरिस्टर गौहर अली खान ने, बतौर एक सियासतदान आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, अगर आप जैसे हमारे साहब ने कहा कि अगर आप सियासत में मायूसी का इजहार करेंगे तो उससे आपके रैंक फाइल में जो है ना, बड़े जालिम है और जो है वो माजी में भी लीडर जेल में गए। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो है वो इनके साथ जो पार्टी होती है अंदर उनके लीडर जेल में होते हैं, हम भी रहे हैं, हमारे लीडर सारे जेल में रहे हैं, उसको ये प्रेशर फील होता है, नो डाउट, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन जो है मेरे ख्याल में मैं इसको ये इस अंदाज से नहीं देखूंगा कि भीख मांग रहे हैं। और वो गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा है। आपको अच्छा नहीं लगा आपको बतौर सियासतदान? मेरे ख्याल में ये वर्ड जैसे हमारे साहब कह रहे हैं, इसको इस तरीके से यूज नहीं, इसको और फॉर्मुलेट कर सकते हैं। खा ले उन पे, मुलाकात करवा दें। और बैरिस्टर गौहर जो है वो मुफाहमत के जो है ना वो दाई रहे हैं। अच्छा। अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट से टास्क करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट नेशनल असेंबली में भी वो हैं, मेरे ख्याल में उसकी जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसमें वो नुमाया हैं, तो मेरे ख्याल में उनके गवर्नमेंट के साथ जो है वो जो टास्क होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये क्यों भीख मांगनी पड़ती है? तो या तो आप बात नहीं करें, मुफाहमत की बात नहीं करें, अभी मुफाहमत भी की बात कर रहे हैं, फिर आप ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में देयर इज समथिंग सीरियस ना, कि या तो आपको गवर्नमेंट को तब जो है वो बात करनी चाहिए जब वो भी तो सीरियस हो ना, कि ऐसे नहीं, या तो माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि आप बहुत जालिम लोग हैं। हम जालिम नहीं, आप क्या है कि जालिम मारे भी और रोने भी ना दे। हम तो इस प्रोसेस, आप कहते हैं रोना भी नहीं है, इस प्रोसेस से गुजरे हैं, इस प्रोसेस से। और हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो उसमें 27 दिसंबर पर कहा वी आर फॉर द पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। मुझे बताएं, ये जो मुलाकात है, ये जो अडियाला जेल के अंदर मुलाकात का मामला है, डॉक्टर मोहम्मद भी कह रहे हैं कि ये उनका हक है, ये भीख नहीं है, आप इससे इत्तेफाक करते? मेरे ख्याल में बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात जो है होनी चाहिए। हम इसको जो है वो बिल्कुल समझते हैं कि पॉलिटिकल जो प्रिजनर है, पॉलिटिकल जो भी उनको नाम दे दें आप, जो तो आपको तरस आ गया फिर आखिर? नहीं, क्वेश्चन ये है कि वो तो गवर्नमेंट या तो डिक्लेयर करे ना भाई, गुज़िश्ता 2 महीने में जेल में, वो गवर्नमेंट कहती है कि जेल मैनुअल के तहत मुलाकातें होती रहती है, तो आप गुज़िश्ता 2 महीने में डिक्लेयर करेंगे इतनी मुलाकातें हुई हैं और किसको डिनाई किया गया है, या तो आप प्रेस में तो आ जाए ना, या उनको दे दें कि ये भाई हमने मुलाकात कराई है जेल मैनुअल के साथ, ये नहीं कराई है, ये तो गवर्नमेंट की साइड से जो आना चाहिए ना। ठीक है, डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खरल साहिबा, आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? डॉक्टर शीरी मुजारी की तरह जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट डाउन हो गए थे तो इमरान खान कहते थे कि डॉक्टर शीरी मुजारी काबीना के इजलास में रो पड़ी थी, तो आपको कोई आपका दिल नहीं, वो कहते हैं पसीजा बैरिस्टर गौहर अली खान की बात सुन के कि हम तो भीख मांग रहे हैं, कोई खैरात, कोई भीख, कोई ज़कात? देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब की अगर आप पूरी स्टेटमेंट सुने और उसको उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो उनके नेक्स्ट सेंटेंस ये था कि इसमें हमारे अपनों की भी बहुत गलतियां हैं। सो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन इस स्टेटमेंट से जाहिर हो रही है, वो फ्रस्ट्रेशन ये जाहिर करा रही है कि उनको इस चीज का अंदाजा है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर किस कदर डिस्कनेक्ट है, किस कदर वो रडरलेस है, इनकी पार्टी किस कदर वो कंफ्यूजन का शिकार है। क्योंकि एक तरफ अलीमा साहिबा जो हैं, वो ये बयान उनसे पूछा गया कि आप क्या समझती हैं इसके बारे में कि बातचीत की जाए या ये वो, तो उन्होंने कहा कौन से लोग,
कौन सी पार्टी? दूसरी तरफ इनके लोग ये कह रहे हैं कि सारा का सारा इख्तियार जो है वो दे दिया गया है, जो तहरीक इनकी चल रही है, जिसमें कि ये कहा गया कि हमें सवाए मुज़ाकरात की और कोई चीज नहीं। फिर इनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हम लोग नहीं निकाल सकते, हमें पता नहीं कितने 5 करोड़ के कितने रुपए डेली के चाहिए लोग निकालने के लिए। किस चीज का इजहार कर रही है? ये उनकी मायूसी का इजहार कर रही है, ये उनकी ऐसे एक्सेप्टेंस का इजहार कर रही है कि लोग इनके पीछे अब नहीं निकल रहे। तो एक तरफ तो वो लोग मायूस हैं, एक तरफ ये उनकी बहनों की तरफ से, और दूसरे जो लोग हैं उनके बहनों के साथ, उनकी तरफ से ये तसलसल से कहा जा रहा है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। इमरान खान ने कह दिया है कि सड़कों पे निकल आओ सुहेल अफरीदी को, इसलिए हमने सड़कों पे निकलना है। तीसरी तरफ जो इनके चीफ मिनिस्टर केपी हैं, जिनको कि इस वक्त देखना चाहिए कि इस वक्त भी दहशतगर्दी अरूज पे है केपी में, वो दूसरे सूबों की सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं और वो भी एक नहायत कंफ्यूजन का शिकार है। तो इसलिए इस पूरी सूरत हाल को देख के मैं समझती हूँ बतौर चेयरमैन उस पार्टी के, बैरिस्टर गौहर ने ये मायूसी और तकलीफ का इजहार किया है, क्योंकि बार बार इनकी ही जेल मैनुअल को, रूल्स को, रेगुलेशंस को तोड़ने की वजह से, उनको कोई परवाह ना करने की वजह से इनकी मुलाकातों पे अगर कदगन लगी है तो उसी की वजह से लगी है। इनके इमरान खान के रियासत मुखालिफ बयानिए की वजह से लगी है। उनका एक मुसलसल ये कहना अपनी वो अफवाज जो हमारी सरजमीन की हिफाजत की जामन है, उनको सोशल मीडिया के ऊपर उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की वजह से लगी, और बार बार इस कोशिश की वजह से कि अपने ही मुल्क के अंदर सिविल डिसोबीडियंस कराई जाए, अपने ही वफाक के ऊपर यलगार की जाए, और इस किस्म के जो वो प्लान्स बनाते रहते हैं उसकी वजह से लगी। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन है पीटीआई के रैंक्स में बकौल आपके, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये नहीं है कि आप लोग मुलाकात ही नहीं करने दे रहे बानी पीटीआई से, जिसकी वजह से इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हो रही है? एक मुलाकात अगर करवा दें तो हो सकता है ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और यकसुई के साथ पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ रागिब हो जाए। देखिए, इनकी बहन की मुलाकात कराई गई, इन्होंने एक बड़ा वो स्टंट छोड़ा कि जी इमरान खान को पता नहीं क्या हो गया है, भारतीय मीडिया ने भी उसको बड़ा हवा दी। इनकी बहन की मुलाकात कराई गई तो उसके बाद क्या वो कंफ्यूजन दूर हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसी बहन ने जाके इंडियन मीडिया के ऊपर बयानात देने शुरू कर दिए। उन्होंने आके फिर वही रियासत मुखालिफ बयानिए को और उन चीजों को ट्वीट्स के जरिए कहा गया। तो फिर किस तरह से ये माना जाए कि इनकी ये जितनी भी मुलाकातें पीछे कराई गई। जी जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद से पूछ रहा था कि आपको सुन भी रहे हैं कि नहीं। एक बात मेरी कि पिछली बहुत सारी जगहों पे जब इनके वफूद आए, उन्होंने मुलाकातें की, बातचीत की, कुछ चीजों पे अग्रीमेंट्स की, फिर वो वापस गए इमरान खान के और वापस आके उन्होंने कहा कि हमारी तमाम अग्रीमेंट्स नल एंड वॉइड हो गई है, हमारे पास कोई भी ऐसी वो नहीं है कि हम जाके किसी के साथ को अग्रीमेंट कर सके, किसी बात पे अग्री कर सके। उनके पास कोई ऐसा, उनको वो इमरान खान देते ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर और अपने कल्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। चलें, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद साहब, आप अगर बैरिस्टर गौहर अली खान की जगह होते तो आप क्या कहते? देखिए, बात यह है कि मैं वहां जा रहा हूं अपने लीडर से मिलने। जेल मैनुअल भी, पाकिस्तान का आइन भी और कानून भी, ये मुझे ये हक देता है और इमरान खान को ये हक देता है कि वो जो दिन मुकर्रर है, जो टाइम मुकर्रर है, उनमें लोगों से मिल सके, बातचीत कर सके। जब ऐसे भी लोग थे जो भगोड़े भी हो गए थे और सारे थे, और उस वक्त वो कॉन्विक्ट थे, उनके अपने स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जिन दिनों में वो जेल में होते थे तो 100 से ज्यादा लोग उनसे मिलते थे। मेरे ख्याल में शायद जिया साहब का एक आर्टिकल था कि उन्होंने कहा था कि मैं जरदारी साहब से मिलने गया था, और उन्होंने फिर आर्टिकल में बताया था कि कहाँ मिलने मगर शायद नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ के बारे में कोई बयान नहीं देते थे। हाँ, अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं देते थे। नहीं, जेल के अंदर से क्या बयान देते थे? हाँ, वो देखिए फर्क है। अब यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे फर्क ये है कि एक लीडर था, उसने कहा था कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। एक लीडर था, वो कहता था प्लीज मुझे छोड़ दो।
एक लीडर है वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। फर्क यहाँ है, इस हुकूमत को डर ये है। तो ये कौन कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा? बाकी आप खुद कुछ तो आप नाम ले लेना, कुछ तो आप भी कर लेना ताकि मुलाकात आसान हो जाए आपकी। कुछ तो आप भी कर लेना। देखिए आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चाहे मैं जो मर्जी कहूँ, अभी इन्होंने कहा ना कि वहां पे उनकी बहन को किया था। मैं कितनी दफा इन लोगों ने ये कहा हुआ है कि वो मीडिया में जाके, इंडियन मीडिया में जाके उन्होंने ये वो फलाना पता नहीं कोई सिंदूर 2 वगैरह का, तो वो सारे AI जनरेटेड थे। कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ जैसे आपका वो है। अगर एक बात होगी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया उनको जानती है, हर एक ने आके कहा हुआ है, हर एक पूछता है, चीज हो जाती है। नंबर 2, इन लोगों ने कहा कि वो जब वो लोग वापस आए थे तो सब लोगों ने कहा था कि उनकी सेहत खराब है। जब अलीमा खान साहिबा या उनकी दूसरी बहन जब उनसे जाके मिलकर आई थी तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ जरा गुस्से में है। और उससे पहले ये चीज बीच में आ रही थी कि कहीं उनकी सेहत को कोई वो नहीं है। इबाम क्रिएट हो जाते हैं, इंसानों के दिलों में वसवसे आ जाते हैं। अच्छा, आपके पास हिकमत अमली क्या है खान साहब को रिहा कराने की? मुलाकात तो हो नहीं रही, शायद रिहाई हो जाए। मैं लेट्स पुट लाइक दिस, इस वक्त इमरान खान का खुद भी ये है कि आप मेरी रिहाई की फिक्र ना करो। नहीं, आपकी उनके मुलाकात हुई? सुन, मेरी नहीं, किसी और की नहीं है। मैं किस खाते में आता हूँ? मैं तो किसी खाते में नहीं आता। मुझे लास्ट ईयर मेरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो इन्होंने किसी से मिलने नहीं दिया। पिछले 9 महीनों में, मतलब मुझे अफसोस, पता है मुझे अफसोस कब होता है? मुझे अफसोस इस वजह से होता है, चलो PMLN तो PMLN है ना, जो सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है हम डेमोक्रेसी के लिए, और हमारे इन लोगों ने ये किया, और इनके एक लीडर ने जेल के अंदर उनके साथ वही सब कुछ हुआ कि एक जज ने जब जस्टिस सफदर अली शाह ने जब उनके हक में फैसला दिया तो उनकी भी डिग्री जाली निकल आई थी। उन्होंने तो किताब भी लिखी जेल में, उनकी नहीं, If I am assassinated। हाँ, if I वही ना, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, उस वक्त जस्टिस सफदर शाह ने जब कहा था कि ये उसने हक में, भुट्टो के हक में फैसला दिया था, उसकी डिग्री जारी निकल आई थी, आपको याद होगा। ठीक है, इन लोगों को चाहिए था, पीपल्स पार्टी वालों को चाहिए था कि कम से कम उस चीज को देखते हुए एक उसूल की सियासत करते। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि ये बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, सॉरी, बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासत नहीं कर रहे। तो ये आपको क्या पता है? ये तो इनको पता है ना। आप कैसे देखिए ना, मेरी एक असेसमेंट हो सकती है, गलत हो सकती है, पार्टी में नहीं, मेरी एक असेसमेंट हो सकती है ना। अच्छा। देखिए, एज ए पॉलिटिकल पर्सन या एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी एक आ सकती है ना। मैं उन लोगों को देखता हूं। बेनजीर भुट्टो की जरा वो भी बता दें। देखिए, बेनजीर भुट्टो बेसिकली, बेनजीर भुट्टो ये समझती थी कि जो चाहे जो मर्जी हो जाए ना, जो मर्जी हो जाए, बेनजीर भुट्टो वो ये समझती थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। बेनजीर भुट्टो ये समझती थी कि हमें जो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज है उनके साथ हमारी बातचीत नहीं होनी चाहिए। बेनजीर भुट्टो ये समझती थी कि जो ऑपोजिशन है या जो जेल में है उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये सारी चीजें वो थी। बेनजीर भुट्टो की जिंदगी में कभी इमरान खान ने ये वाली बातें नहीं की जो आप कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की जिंदगी में they were always they were not friends। वो एक दूसरे के उसमें ओपोनेंट्स थे। लेकिन उसमें अगर मुशर्रफ साहब का दौर था, मुशर्रफ साहब के दौर का बिल्कुल दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान बेनजीर भुट्टो के मुखालिफ थे। वो तो थे, बिल्कुल थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे उनके, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे और वो नून लीग के खिलाफ थे। और वो बेसिकली टेक्निकली वो हर उस आज आपको बेनजीर भुट्टो याद आ रही है? नहीं, देखें, हर एक इंसान के अच्छे पहलू भी है, बेनजीर भुट्टो के अपने वीक पहलूज भी है। हर एक इंसान के प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, हर एक इंसान के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लस और माइनस पॉइंट्स है, लेकिन बाज पॉलिटिकल पार्टीज टोटली माइनस पॉइंट्स पर हैं। चलें, सेनेटर गुमरो साहब, अभी बेनजीर भुट्टो की बरसी के ऊपर सदर जरदारी साहब ने भी खिताब किया, बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया, और बिलावल भुट्टो ने कहा कि सदर जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं और ये वक्त है इलेक्शन इस्लाहात का। तो बुनियादी तौर पे बिलावल भुट्टो क्या चाहते हैं? और उन्होंने कहा कि इलेक्शन का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, ये भी बिलावल भुट्टो ने कहा। तो अगर इलेक्शन का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, दीवार पे नहीं लिखे नजर आ रहे बिलावल भुट्टो को, तो ये इलेक्शन इस्लाहात के नाम पे क्या बिलावल भुट्टो खुद पार्लियामेंट के अंदर PTI से मिलके वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रहे हैं? बिलावल भुट्टो
चाहते क्या हैं, आपकी पार्टी चाहती क्या है? देखिए इसमें जो हम शुरू से कह रहे हैं, पहले जो प्रेसिडेंट ने फर्स्ट ईयर पार्लियामेंट को खिताब किया उस वक्त भी यही कहा था कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है 2 स्टेप पीछे हो जाएं, आपस में डायलॉग करें और यही पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा है। तो हम समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, पहले तो ये ना, ये सिस्टम तो है, उसमें खामियाबी होंगी जो भी होंगी, जो जैसे भी आप कहें, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है। आगे एक ही नुक्ता है कि जो है वो झगड़ा किस बात पर है कि आरओ इलेक्शन भी हुए, आपके जो है वो भी बैठ गई, अपना सिस्टम भी बैठ गया था 2018 के इलेक्शन में, और आपका इस इलेक्शन पे भी जो है फार्म की बात आ रही है 2024 में। तो 2024 में तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है, कहाँ से आप शुरू करेंगे? आप पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो मजबूत करने के लिए हमने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नवाज लीग से किया था ना। कहाँ से शुरू? बिल्कुल इलेक्शन से होना चाहिए, शुरू होना चाहिए ना, दोबारा कि भाई आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आप पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो कैसे बचाएंगे कि आप जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। 2017 में भी जो इलेक्शन एक्ट हुआ था, आपको याद होगा, उसमें सारी पार्टीज ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, सारी पार्टीज, पीटीआई भी उसमें शामिल थी, कि जब हमने 2017 में एक्ट किया था कि ये एक्ट जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करेगा, लेकिन नहीं किया। अभी बिलावल भुट्टो साहब का जो है, जरदारी साहब का ये है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे मफाहमत। उन्होंने 27 दिसंबर को ये कहा कि बिल्कुल हम मफाहमत के हक में हैं और मफाहमत होनी चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि कहाँ से शुरू करें, यहाँ से ही शुरू होगा कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामेंट में सभी पार्टीज जो है वो मुत्तफिक हो जाएं, और यही जो है फंडामेंटल जो है वो नुक्ता है जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मिल सकती हैं। जो कुछ आप लोगों ने 27वीं यानी तरमीम के जरिए कर दिया है, उसके बाद इलेक्शन एक्ट में इस्लाहात से क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, 27 तरमीम में हमने क्या किया है? किया है? हमारा तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट, हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सभी पार्टी ने एग्री किया था कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे जो चारों सूबों की बराबरी पर नुमाइंदगी मुश्तमिल होगी। उसमें ये भी लिखा था कि आईनी अदालत के जो जजेस हैं वो शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे। 97 से पहले जजेस कैसे अपॉइंट होते थे? प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट करता था, फिर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस जजेस अपॉइंट करता था, और उसके बाद अभी 27 की कंसल्टेशन बाइंडिंग होती है। देखिए इसमें 27 बाइंडिंग नहीं है, वो अल जिहाद ट्रस्ट केस में जो है वो डिसाइड किया था, पहले बाइंडिंग नहीं थी, पहले बाइंडिंग नहीं थी, तो पहले बाइंडिंग नहीं थी, फिर होगी ना। आप बताएं किस मुल्क में जो है जजेस अपने आप को अपॉइंट करते हैं, अपने आप को रिमूव करते हैं? दूसरे मुल्कों में पार्लियामेंट रिमूव करती है जजेस को। पूरे वर्ल्ड में देखें, अमेरिका में देखें, इंडिया में देखें, नहीं हाँ आप इंडिया में देखें जजेस को जो है पार्लियामेंट रिमूव करती है, अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में देखें, आप मैं बताता हूँ, इंडिया में 2014 में अपॉइंट किया जाता है थ्रू कंसल्टेटिव और सिलेक्शन प्रोसेस। इंडिया में इसी तरह के 2014 में एक कमेटी बनी थी, इंडिया में 2014 में कमेटी बनी थी, चौधरी वाली कोर्ट कौन सी इंडिया में 2014 में एक कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा के रख दिया। चलो ठीक है, डॉक्टर शजरा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर शजरा ये बताएं कि किस किस्म की इलेक्शन इस्लाहात हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, क्या अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाई है आपकी जमात ने या हुक्मरान इत्तेहाद ने? देखिए अभी सेनेटर साहब ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के बारे में जब बातें कर रहे थे और उन्होंने उनकी मिसाल पेश की, तो उसमें उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो किसी नॉन पॉलिटिकल एंटिटी से बात करने में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन इनके जो लीडर हैं वो तो सिर्फ बिलीव ही नॉन पॉलिटिकल एंटिटी से बात करने में करते हैं। वो तो एक मुसलसल एक डिनायल में है कि मैंने किसी पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी ही नहीं। उनको बारहा मुज़ाकरात की ऑफर जब की जाती रही है, जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, उन्होंने हर दफा उसको इनकार किया है। और इसीलिए ये इस किस्म के जिस तरह के सेनेटर साहब ने भगौड़ा और इस टाइप के वर्ड्स ये यूज करते हैं, स्नाइड रिमार्क्स देते हैं, इन स्नाइड रिमार्क्स की सिर्फ ये वजह है कि इनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए और कोई चीज नहीं रहती, तो ये दूसरों के ऊपर हमले करते हैं और इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन अब इस्लाहात की तरफ आ जाए, और ये जो मुज़ाकराती कमेटी बननी थी, बिल्कुल देखिए स्पीकर साहब ने कहा है कि मेरा ऑफिस मौजूद है, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप आए, ऑफिस में आए। कमेटी पहले भी बनी हुई थी, कमेटी अभी भी वहीं खड़ी है, कमेटी से भागे ये थे। और इन्होंने कहा कि हमने इस चीज से भाग गए जब इनको कहा कि आप लिख के लाए कि आपको क्या चाहिए, और वो भी सिर्फ इसलिए कहा कि जैसे मैं पहले कह रही हूँ कि ये जब अग्रीमेंट्स करके चले जाते थे लेकिन इनके पास मैंडेट नहीं होता था उस कमेटी की सारी अग्रीमेंट्स को
नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता था, इसलिए कहा कि आप लिख के दें, लेकिन ये भाग गए। लेकिन हम अभी भी वही हैं, हम अभी भी, वो कमिटी भी वही है। ये लोग आए और मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात के अंदर किसी भी एक शख्स की रिहाई के बारे में बात नहीं होगी। मुज़ाकरात में चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, चार्ट ऑफ इकोनॉमी, अवाम की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी, इन चीजों के ऊपर बात हो। चलें ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद साहब, ये क्यों नहीं स्पीकर के चैम्बर में आपकी पार्टी के लोग जाते? पार्लियामेंट है, स्पीकर है, नहीं मानते आप? ये वही स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, कि जिसको जब आप लेटर लिखते हैं कि यार ये अपोजिशन लीडर, जो मेजॉरिटी ऑफ अपोजिशन है, उन लोगों ने अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर माना है, तो आप इसके नोटिफिकेशन कर दो, और कोई 3-4 महीने हो गए और वो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आप उसी स्पीकर की बात कर रहे हैं या किसी और स्पीकर की बात कर रहे हैं, या जो आम स्पीकर लगे हुए इधर उधर उसकी बात कर रहे हैं? मुझे जरा समझा दे, सॉरी मुझे समझ नहीं आई आप किस स्पीकर की बात कर रहे हैं। देखें, इस सीट पे आपके लोग भी बैठे रहे हैं, असद कैसर भी बैठे रहे हैं, कासिम सूरी साहब भी बैठे रहे हैं, बहुत कुछ होता रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बात तो आगे बढ़ाए ना। उसमें अब उन चीजों से हटके जरा उसमें देखे ना, मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, ये जब शिजा साहिबा बात करती हैं और तंज करना चाहती हैं कि जी हम तो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, फलाने हैं। देखिए, बात ये हो जाती है कि आप लोग कहीं से भी पॉलिटिकल नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल, बेसिकली पॉलिटिकल एक माइंडसेट को कहता है। तो आप तो फैमिली को, आप फौज से क्यों बात करना चाह रहे हैं? किससे? एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से क्यों बात करना चाह रहे हैं आप? सियासतदानों से क्यों नहीं करते? देखिए मेरी बात सुने, किसने काम नहीं करते? मैं आपको, अच्छा इन्होंने जो जिस की बात ये कर रही थी ना, जिस इवेंट की ये बात कर रही थी कि वहां पे हम लोग बातचीत शुरू हुई थी, उस बातचीत में इन्होंने, पहली मीटिंग हुई थी, इन्होंने कहा था हमें इन राइटिंग दो। हमने सेकंड मीटिंग में इन राइटिंग दिया था। थर्ड मीटिंग से पहले इन लोगों ने क्या कहा था? एक तरफ इनके वो बैठे हुए थे, अपने राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे, ठीक है, दरमियान में इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ अता तारा साहब बैठे हुए थे। इरफान सिद्दीकी साहब उसको हेड कर रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने उस मीटिंग में कह दिया था कि ये जो इन्होंने लिख कर दिया हुआ है, ये नामुमकिन है कि हम करें। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपके साथ बातचीत करने आया हूं और आप कह दें कि हुमायूं ये नामुमकिन है कि मैं तुम्हारे साथ बात करूं, शुड आई बी सिटिंग विद यू अगेन? चलो, किसके साथ बैठेंगे फिर? ठीक है, हम देखिए, अब मेरी बात सुने, अब हमने क्या किया, मेरा और उनका एक, आप ये समझ लें कि हम लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो टोटली डिफरेंट काम करता है। अच्छा, ठीक है, हम लोग डेगाड्रॉन है, तो उसके लिए आप आमतौर पे तरीका ये हो जाता है कि आप ऐसे लोगों को दरमियान में ले आते कि जो शायद दोनों तरफ एक्सेप्टेबल हो। मसलन, ठीक है, यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिहाज से अचकजई साहब को इमरान खान साहब ने, ठीक है, और वहां पे साथ ही उनके अलामा साहब को, अलामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने ये एंडोर्समेंट दी हुई है कि आप जो डिसाइड करना चाहते हो कर लो। पीटीआई एज एन इंडिविजुअल, मैं एज एन इंडिविजुअल शायद आपसे और इनसे एग्री ना करूं, लेकिन जब हम तीनों मिलके जा रहे होंगे और आप दोनों कहेंगे कि यार इस तरफ जाना है, तो फिर मुझे आपकी बात माननी होगी। फेयर इनफ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जो रुकनीत है कौमी असम्बली की, वो पक्की हो गई है, क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो उनके इंतखाब के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी थी उसको मुस्तरद कर दिया है तकनीकी बुनियादों पे। ये क्या तकनीकी बुनियादें हैं और इसका मतलब क्या है? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक साफ़ी प्रोग्राम में। सेनेटर गुमरो साहब, बात तो वैसे नून लीग के लीडर की है और डॉक्टर शिजरा मनसब से भी हम पूछेंगे, लेकिन आप ज़रा जल्दी में लगते हैं, तो आपको क्या लगता है जो नवाज शरीफ साहब के हक़ में ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया है कि लाहौर की सीट उनकी पक्की है मगर तकनीकी बुनियादों पे, तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मेरे ख्याल में वो प्रिलिमिनरी जो क्वेश्चन उसमें बनता है ना इलेक्शन पिटीशन में, तो वो तो जुरिसडिक्शन का बनता है, और कि ये पिटीशन मेंटेनेबल भी है कि नहीं है। टेक्निकल बना तो ये हो सकती है, मैंने नहीं देखा, फैसला नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल बेसिकली फैक्ट्स का होता है कि फैक्ट्स ट्राई करता है कि जो भी इलेक्शन कमीशंस में जो एलिगेशंस होते हैं इलेक्शंस के अपोजिट कैंडिडेट्स के, उसको ट्राई करता है। तो शायद वो उन्होंने फैक्ट्स नहीं देखे हैं, उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर यही फैसला किया। शायद इससे अगर फैक्ट्स देखे होते तो फैक्ट्स नहीं देखे, फैसला मुख्तलिफ तो उन्होंने जो है वो पहले उनको जो है वो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन डिसाइड करने होते हैं कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है भी कि नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है ये रिटायर्ड जजेस भी अब लगा दिए गए हैं इसमें, और तकरीबन 2 साल होने को हैं, कोई फैसले ऐसा नहीं हो पा रहे थे।
तो ये क्या हो रहा मेरे है? ख्याल इलेक्शन में ट्राइब्यूनल जजेस तो लगा दिए गए हैं ये और इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल का अभी तक इसमें फैसला हर नहीं आया। इलेक्शन में 2013 से मैं भी इलेक्शन पिटीशन लड़ते आया हूँ, इसमें 2 साल 2.5 साल ये लग अच्छा, जाते हैं। फिर नेक्स्ट नहीं कानून तो ये नहीं कहता। नहीं, इसको फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए विद इन 6 मंथ्स। मेरे ख्याल में इस कानून को 180 ये days इलेक्टो का है। या इसमें जल्दी में फैसला होना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल के बाद तो फिर इलेक्शन होता है, तो उसका पर्पस तो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से जो है शुरू से ही ये जो डिफेक्टिव जो प्रोसीजर है, डिफेक्टिव ये है कि आपका जो है 2.5 साल में अगर 2.5 साल इलेक्शन में बचेंगे तो इसके केस अपील में भी तो जाएगा। अपील में जाएगा, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। मेरे ख्याल में यही तो इलेक्शन इलेक्टोरल नवाज शरीफ साहब की जान छूटी नहीं है अभी, वो तो अपील में जाएंगे, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो यही है ना कि आप जो है वो इलेक्शन के जो भी जो डिस्प्यूट्स है वो फौरी तौर पर खत्म है। ये 2013 से यही हो रहा है। आपने देखा 2013 में जो इलेक्शन पिटीशन 2-2 साल चली थी, 2018 में भी ये हुआ, अभी भी ये हुआ, तो यही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो यही है ना। चलें, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सेनेटर जमीर हुसैन गुमरो साहब। हमें डॉक्टर शिजरा मनसब, मुबारक हो आपको, नवाज शरीफ साहब की सीट बच गई है। जी, सीट तो उन्हीं की थी। देखिए, इस किस्म की पिटिशंस और ये चीजें तो लोग करते हैं, और पीटीआई का तो ये एक वतीरा है कि वो कभी भी अपनी हार को नहीं हार मानते, और कभी भी अगर कोई भी उनके केस उनके खिलाफ होता है तो वो जज खराब होते हैं। अगर केस उनकी फेवर में आ जाए रिजल्ट, तो वो जज अच्छा हो जाता है। तो ये तो इनका एक वतीरा, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये केसेस आते रहते हैं। सीट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ही थी, नॉट ओनली दिस टाइम बट बहुत देर से। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी सरप्राइज वाली बात है। डॉक्टर शिजरा, मानसेरा वाली सीट के जो नताइज थे वहाँ पे नवाज शरीफ हार गए थे, और नवाज शरीफ ने भी एक इंतखाबी उज़रदारी दायर कर रखी थी। तो नवाज शरीफ साहब को मानसेरा में तो इंसाफ नहीं मिला, लाहौर में मिल गया है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, वो मैंने आपको कहा कि केसेस तो ये होते रहते हैं। इलेक्शन का ये भी एक हिस्सा होता है, ट्रिब्यूनल्स में जाना, या अगर आपको किसी भी चीज से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है तो उसको पेश करना, और ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर फैसला करना होता है। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट इलेक्शन प्रोसेस। ये कोई ऐसी इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस पे देखा जाए। जी डॉक्टर शिजरा, बात यह है कि 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ, असूली तौर पे तो उनको फौरी तौर पे अपने लाहौर के हलके के तमाम फॉर्म 45 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रख देना चाहिए था, बल्कि वो जो कहते हैं ना कि सियासी मुखालफिन के मुंह पे मारना चाहिए था कि ये ले फॉर्म 45। तो ऐसी शफाफियत क्यों नहीं उन्होंने दिखाई साबिक वज़ीर आज़म ने? देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये ड्रामेटिक्स या इस तरह की चीजें, ये करने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारा फोकस, जब हमने हुकूमत संभाली तो हुकूमत का फोकस था कि पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने पे ये लोग छोड़ के चले गए थे उसको उसमें से निकाला जाए। हमारा मईशत को स्टेबल करना हमारा फोकस था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि उसमें हमें कामयाबी हुई। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी उसके ऊपर हमने फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाबी हुई। पंजाब की हुकूमत अगर आप देख लें तो पंजाब के अंदर इतने ज्यादा काम हो रहे हैं, हर शोबे के अंदर काम हो रहे हैं। तो हमारा फोकस ये था कि हम काम करें, आवाम की खिदमत करें, आवाम की और आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी के लिए कोशिश करें। तो ये हमारा फोकस था। हम पीटीआई की तरह ये फोकस नहीं था कि अपने अपोनेंट्स को जो है उनको उनके ऊपर सियासी मुकदमात बनाए जाएं। डॉक्टर शिजरा, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ज़्यादा, ये सारी जो एफर्ट्स आप गिनवा रही हैं, ज़्यादा बेहतर होता कि वो अपनी जीती हुई सीट के हवाले से जो शकूक व शुबहात हैं उनको ख़त्म कर देते। और अभी भी तकनीकी बुनियादों पे मुस्तरद हुई है उनके खिलाफ जो शिकायत है, अभी अपील में भी मामला लटका रहेगा। जी, देखिए, तकनीकी इसलिए कि वो उन्होंने कहा कि आई थिंक वो पिटिशन को उस तरीके से उन्होंने नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। सो वो तो अब ये उनका काम है ना, ट्रिब्यूनल का जो दायरा इख्तियार उन्होंने उसी तरीके से करना था। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब की ही ये पार्टी है, मियां नवाज शरीफ साहब कायद हैं इस पार्टी के, और उन्हीं के हिदायत के मुताबिक बाकी सारी चीजें हो रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का, ही इज अ स्टेट्समैन, और इस वक्त दुनिया के चंद बड़े स्टेट्समैन में से वो हैं। इसलिए उनका फोकस ये नहीं कि वो लोगों के झूठे इल्जामात के ऊपर या झूठी फेक न्यूज जो कि पीटीआई फैलाती है उसके ऊपर रद्द अमल दें, बल्कि उनका फोकस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिजरा मनसब। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।